हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। हाफ लाइफ पीरियड और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज में रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है ना। पहले हाफ लाइफ पीरियड समझो क्या है। पेन लो, कॉपी लो और नोट करना शुरू कर दो बच्चों। काम की चीज है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, जरूरत से ज्यादा आसान टॉपिक है। हाफ लाइफ पीरियड, the time in which a radioactive element is reduced to half of its original amount is called its half life। वो वाला समय जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का क्या रह जाए, हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है, उस समय को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। यही लिखा है, द टाइम इन विच ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट is reduced to half of its original amount is called its half life period in this time। clear है। in this time its activity or rate of decay is half। क्या बेटा, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वह समय जिस समय में रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का क्या रह जाए, आधा रह जाए, या ऐसे कहिए किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी जितने समय में हाफ रह जाए, या रेट ऑफ डिके उसका पहले से क्या हो जाए, हाफ हो जाए। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अमाउंट इनिशियल अमाउंट का आधा रहे, या उसकी एक्टिविटी हाफ रहे, या उसकी रेट ऑफ डिके हाफ हो जाए, उस वाले टाइम को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हाफ लाइफ पीरियड। द हाफ लाइफ पीरियड इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट। Half life period of an element is independent of age of the sample, pressure, temperature, mass, physical and chemical changes etc। क्या बेटा, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ पीरियड, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए, या उसकी एक्टिविटी पहले अपनी एक्टिविटी के क्या हो जाए, हाफ हो जाए, या उसका रेट ऑफ डिके किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जितने समय में हाफ हो जाता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं मेरे बच्चे हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज ऑफ द सैंपल। मैंने लिख दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ एज ऑफ द सैंपल, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलो मेरे बच्चे, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे मान लो t बराबर 0 समय पर, इस ग्राफ को जरा बच्चों ध्यान से बनाना। इस ग्राफ में मैंने x एक्सिस पर तो मैंने टाइम लिया है, और y एक्सिस पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। t बराबर 0 समय पर नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई n0 है। एक हाफ लाइफ पीरियड बाद, एक हाफ लाइफ में इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा n0/2। एक हाफ लाइफ में अमाउंट कितना रह गया, n0/2। नेक्स्ट हाफ लाइफ मीन्स दो हाफ लाइफ में कितना होगा मेरे बच्चे, इस n0/2 का फिर इसका हाफ रह जाएगा n0/4। तीन हाफ लाइफ पीरियड में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, इस n0/4 का आधा, n0/4 का आधा कितना होगा, n0/8 एंड सो ऑन। ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता जाएगा, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, डिके होगा, इसका एक्सपोनेंशियल डिके होता है। n0 तो क्या है बेटे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकन एट द स्टार्ट एट t बराबर 0। t बराबर 0 पर इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n0 है। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट
आफ्टर टाइम टी और आफ्टर एन हाफ लाइफ पीरियड। ये तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और ये टी समय बाद लेफ्ट न्यूक्लियाई है, या एन हाफ लाइफ बाद बचे हुए न्यूक्लियाई की संख्या ही है। इतने तो पहले थे, इतने रिमेनिंग है बच्चों। तो डिकेड कितने हो गए? इनिशियल अमाउंट में से रिमेनिंग अमाउंट को घटा दो तो एनडेस बराबर n0 माइनस एन। तो डिकेड न्यूक्लियाई होंगे, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्या बेटे बच्चे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेन होंगे ना वो कम होते जाएंगे और डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। जरा इन दोनों ग्राफों को गौर से देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होंगे। जैसे एक हाफ लाइफ बाद जो न्यूक्लियाई बचेंगे आपके पास, कितने बचेंगे? इनिशियल अमाउंट का हाफ। दो हाफ लाइफ बाद n0/2 का हाफ, तो n0/4, दो हाफ लाइफ बाद। तो बचे हुए न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे और डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो इस वाली एक्सिस पर मैंने डिकेड न्यूक्लियाई लिखे। टाइम बढ़ता जाएगा, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे। रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होंगे तो डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। एट टाइम इन्फिनिटी, टोटल डिके होने में टाइम कितना लगेगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है ना। टोटल डिके इसका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कभी नहीं होता। इन इन्फिनिटी टाइम टोटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेड। तो बचे हुए न्यूक्लियाई इन्फिनिटी टाइम में कितने होंगे? 0 का मतलब टोटल डिके कभी नहीं होता। इसका मतलब डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे? फिर इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम में n0। जितने थे वे सभी के सभी डिकेड हो गए। कितने टाइम में? इन्फिनिटी टाइम में। तो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में तो टाइम और रिमेनिंग न्यूक्लियाई के बीच ग्राफ है और ये ग्राफ है टाइम और डिकेड न्यूक्लियाई के बीच ग्राफ है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे और डिकेड न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे। ये बात मैंने लिख दिया यहां पर। n0 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द स्टार्ट, n न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम t और n आफ्टर हाफ, n हाफ लाइफ, n डैश डिकेड न्यूक्लियाई है। डिकेड कैसे निकालेंगे भाई? इनिशियल अमाउंट तो ये रहा, बचे हुए न्यूक्लियाई ये रहे, तो डिके कितने हो गए? इनिशियल में से बचे हुए सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिकेड न्यूक्लियाई निकल आए, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। इट विल टेक इन्फिनिटी टाइम टू डिके टोटली। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का टोटली डिके कभी नहीं होता। इसका मतलब टोटल डिके होने में टाइम कितना लगता है? इन्फिनिटी। इट विल टेक इन्फिनिटी टाइम टू डिके टोटली बिकॉज द डिके इन एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिमेनिंग न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे और डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। एट टाइम इन्फिनिटी डिकेड न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई 0 और टोटल जितने थे वो टोटल न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? डिकेड हो जाएंगे। क्लियर? आफ्टर ए टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ पीरियड, आफ्टर ए 1 हाफ लाइफ पीरियड कितना रिमेनिंग होंगे? इनिशियल अमाउंट का हाफ। एक हाफ लाइफ में बचे हुए न्यूक्लियाई कितने होंगे? n0/2। दो हाफ लाइफ में आफ्टर ए टाइम ऑफ 2 हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कितने? 2। दो हाफ लाइफ में रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे? इस n0 का हाफ हो जाएगा, n0/2। बेटे एक हाफ लाइफ में तो आधे, फिर अगली हाफ लाइफ का मतलब 2 हाफ लाइफ में इस हाफ का फिर हाफ होगा, तो n0/2 का आधा फिर कर दो, n0/4। n0/4 लिखो या फिर n0/2 की पावर 2। अरे 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। तो 2 हाफ लाइफ बाद कितने हो गए? n0/2 की पावर 2। 3 हाफ लाइफ बाद क्या लिखेंगे? n0/2 की पावर 3। आफ्टर 4 हाफ लाइफ n0/2 की पावर 4। और आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड, n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ पीरियड, तो n बराबर n0 1/2 की पावर n। n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो भाई। टोटल टाइम को n कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ पीरियड।
हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना, हाफ लाइफ पीरियड। टोटल टाइम स्मॉल टी और एक हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल देंगे। तो टोटल टाइम बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ पीरियड। अरे मेरे बच्चे टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आएंगे, तो इसलिए टोटल टाइम बराबर क्या होगा n इंटू टी। तो आफ्टर n हाफ लाइफ नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई n बराबर n0 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना। जहां पर टोटल टाइम t बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू एक हाफ लाइफ पीरियड का टाइम, वेयर इज कैपिटल T इज हाफ लाइफ पीरियड एंड n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। आफ्टर हाफ लाइफ अगर n की वैल्यू हाफ होती बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कह रहा है वो, आफ्टर हाफ लाइफ मतलब स्मॉल n की वैल्यू हाफ है, हाफ लाइफ की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे, n बराबर n0 अपॉन 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 2 की पावर हाफ है इक्वल टू n0 अपॉन 2 का रूट हो गया ना, n0 अपॉन रूट 2, और n0 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, n0 को 1.414 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने आएंगे 0.707 n0। इनिशियल अमाउंट का कितना है 0.707 टाइम्स, इसका मतलब 70.7% न्यूक्लियाई रिमेन है। तो डिकेड न्यूक्लियाई कितने हो गए, इतने तो बचे हुए हैं 70%, तो डिकेड न्यूक्लियाई नियरली कितने हो गए 30%। आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड, ये क्वेश्चन पढ़ा मैं तुम्हारी, क्वेश्चन पूछता है आफ्टर हाफ लाइफ में रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे, नियर अबाउट 70%, और कितने डिके हो गए 70% रिमेनिंग है, तो डिकेड न्यूक्लियाई मेरे बच्चे कितने हो जाएंगे 30%। कितने समय में, आफ्टर हाफ लाइफ। क्लियर है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नोट कर लो, क्वेश्चन पढ़ो में बच्चों बहुत सारी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से या ए से। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके को डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी को हम आर से कहते हैं या एक्टिविटी को ए से कहते हैं। According to this law, the activity or rate of decay of radioactive substance or radioactive element is directly proportional to the total number of nuclei present at that time. So, rate of decay dn upon dt is directly proportional minus n. n क्या है? Number of left nuclei at that time. ये है लॉ ऑफ एक्टिविटी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिके, डी एन अपॉन डी टी को हम एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट एज टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ डिके डिक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लेफ्ट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तो रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है यहां पर, ये है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, नोट कर लिया मेरे बच्चे, नोट कर लो। मैं बात कर रहा हूं, ये रिलेशन बता रहा हूं बच्चों, n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, या तो डायरेक्ट आप लर्न कर लो इसे, अदरवाइज रेट ऑफ डिके और एक्टिविटी, ये रिलेशन, इस रिलेशन को डेरिवेशन बता रहा हूं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीएन अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस है, इससे इस रिलेशन से इसको ड्राइव कर रहे हैं। यहां पर t बराबर 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली कितने हैं n0 इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकन एट द स्टार्ट आफ्टर टाइम t। लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने हैं, t बराबर t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट कितने हैं कैपिटल N क्या है नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई।
So according to law of radioactivity, rate of decay dn upon dt is directly proportional minus n. n यहाँ पर क्या है, लेफ्ट न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t. Here negative sign so that as time increases rate of decay decrease. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो बच्चों, तो dn अपॉन dt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो लैम्डा होता कांस्टेंट लिखते हैं हम यहाँ पर माइनस लैम्डा इंटू एन. इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन दिस रिलेशन हियर नेगेटिव साइन शोज दैट एज द टाइम इंक्रीजेज देन रेट ऑफ डिके डिक्रीज. ये बात नोट कर दीजिएगा. लैम्डा इन दिस रिलेशन, लैम्डा इज कांस्टेंट कॉल्ड डिके कांस्टेंट. इसको लैम्डा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डिके कांस्टेंट बोलते हैं. और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट नोट कर लीजिए इस पॉइंट को. और इसकी यूनिट होती है पर सेकंड. ठीक है ना. वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट और क्या बेटा, वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट. इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज ऑफ सैंपल, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. लैम्डा क्या है यहाँ पर, डिके कांस्टेंट है और इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फिक्स फॉर वन एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एज ऑफ सैंपल. क्वेश्चन प्रॉब्लम है लैम्डा का मान क्या बेटा, एज ऑफ सैंपल, सैंपल का अमाउंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का अमाउंट, उसका मास, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पर डिके कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती. इसकी यूनिट होती है पर सेकंड. क्लियर है, यस और नो. फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे ख्याल से ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है. रेट ऑफ डिके dn अपॉन dt इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन. जरा गौर से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से. एक काम करो, इस n को तो यहां ले लो और dt को यहां ले लो. इस n को तो यहां लिख दो और dt को यहां लिख दो. जरा गौर से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, जरा गौर से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो ध्यान से. देख रही है ना, dn अपॉन dt इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन. इस वाली n को यहां लो dt की जगह पर और dt को किसकी जगह पर ले लो, n की जगह पर. इसको तो ले जाओ यहां पर और इसको ले आओ यहां पर. तो ये क्या बन गया देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और dt को यहां ले गया. यहां तक क्लियर है, बोलो मेरे बच्चे. दिस इक्वेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो n0 से n तक और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक. इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई t बराबर 0 समय पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है. आफ्टर टाइम t रिमेनिंग न्यूक्लियाई n है. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड. तो dn अपॉन n, इसको इंटीग्रेट करोगे n, 1 अपॉन n को इंटीग्रेट करो n के रिगार्ड में. कहां से कहां तक, लोअर लिमिट इनिशियल अमाउंट कितना था n0, t समय बाद नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने हैं n. 1 अपॉन n dn इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है तो माइनस साइन को तो मैंने बाहर लिख दिया. इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के t तक. लैम्डा को इंटीग्रेट करना है t के रिगार्ड में. ठीक है. 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन n के रिगार्ड में क्या होगा, 1 अपॉन n का n के रिगार्ड में इंटीग्रेशन 1 अपॉन n का क्या होगा, नेचुरल लॉग n, लोअर लिमिट n0 अपर लिमिट n. क्लियर. ये माइनस साइन, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में t होगा. ठीक है ना. लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t. क्लियर. अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन बदल जाता है. तो ये वैल्यू है कि नेचुरल लॉग n माइनस, लोअर लिमिट पुट करोगे तो नेचुरल लॉग n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, अपर लिमिट पुट करोगे तो t और लोअर तो 0 है ही तो माइनस लैम्डा t. यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है बच्चों. इसको लिख सकता हूं मैं जनरल फॉर्मूला ही, नेचुरल लॉग n माइनस नेचुरल लॉग n0. इसको लिख सकता हूं नेचुरल लॉग n अपॉन n0, n अपॉन n0. ये फॉर्मूला मैंने जनरल मैथमेटिक्स में बताया था. इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी और इसका
बोथ साइड एंटी लॉग लो, इसका एंटी लॉग लो बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो n अपॉन n0 और ये पावर पहुंच जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी बराबर n अपॉन n0। तो नेचुरल लॉग n अपॉन n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, इसको इसका बोथ साइड एंटी लॉग लो तो ये क्या आएगा n अपॉन n0 और ये लैम्डा टी जो है ना ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी, तो n अपॉन n0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी। इस n0 को इधर ले आओ, ये आ गया रिलेशन आपका n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को ध्यान से देख लो बच्चों, इस वाले रिलेशन को ध्यान से देख लो। इस रिलेशन n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, क्लियर। यहां पर n क्या चीज है बेटे, दिस n इज a number of nuclei left after time t, n0 number of nuclei taken at the start, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो यहां पर ग्राफ देखो, टाइम और लेफ्ट न्यूक्लियाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लेफ्ट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे। एक हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने होंगे, यहां पर n0/2, n0/2। आफ्टर 2 हाफ लाइफ नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई n0/4, क्लियर है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेफ्ट न्यूक्लियाई घटते जाएंगे और डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। ये डिकेड न्यूक्लियाई है इस एक्सिस पर और इधर टाइम, दोनों ग्राफ ठीक से बना लेना। मान लो डिकेड न्यूक्लियाई एन डैश है, एन डैश बराबर क्या आएगा n0 माइनस n। अरे भाई इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0, बचे हुए n है तो डिकेड कितने होंगे, इनिशियल वैल्यू में से बचे हुए घटा दो, डिकेड न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो n डैश बराबर n0 माइनस n, n0 तो ये रहा और इस n की जगह पर यहां से मैंने लिख दिया n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये n0 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये डिकेड न्यूक्लियाई का फॉर्मूला आ गया, n डैश बराबर n0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिकेड न्यूक्लियाई की संख्या तो बढ़ेगी और रिमेनिंग न्यूक्लियाई की संख्या घटेगी। एक्सपोनेंशियल कर्व है, आफ्टर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिमेनिंग न्यूक्लियाई डिक्रीज होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और डिकेड न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, क्लियर। एट टाइम t बराबर 0 तो डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे 0, आफ्टर टाइम इंफिनिटी तो n डैश बराबर n0। इसका मतलब टोटल डिके होने में टाइम कितना लगेगा, इंफिनिटी। इट मींस इट विल डिके इंफिनिटी टाइम टू डिके टोटली बिकॉज द डिके इन एक्सपोनेंशियल इन नेचर। इसका मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कभी भी टोटली डिके नहीं होता। सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके ए बराबर ए नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल एक्टिविटी है, टी बराबर 0 समय पर एक्टिविटी ए नॉट और आफ्टर टाइम टी एक्टिविटी ए। तो कर्व बिटवीन एक्टिविटी और यहां पर टाइम टी है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरे बच्चे एक्टिविटी उसकी घटेगी। आफ्टर 1 हाफ लाइफ इनिशियल एक्टिविटी 0 समय पर कितनी है, टी बराबर 0 समय पर एक्टिविटी कितनी है a0। आफ्टर टाइम 1 हाफ लाइफ तो एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, यहां पर a0/2, क्लियर। आफ्टर 2 हाफ लाइफ एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिके होगा मेरे बच्चे, इसका क्लियर है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके घटता जाएगा, क्लियर। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे डिके कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, डिके कांस्टेंट लैम्डा इज दैट पर्टिकुलर टाइम। डिके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इज 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। क्या बेटा, डिके कांस्टेंट को डिनोट करते हैं लैम्डा से। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम in which a substance is reduced to
1/e टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. Decay constant is defined as the reciprocal of that time. Decay constant is defined as the reciprocal of that time in which radioactive substance reduced to 1/e times of initial value. इनिशियल वैल्यू जैसे n0 है तो इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स रिड्यूस होने में क्या बेटा, डिके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम. टाइम का रेसिप्रोकल ही तो है डिके कांस्टेंट. डिके कांस्टेंट is defined as reciprocal of that time. Reciprocal of that time. Decay constant is defined as the reciprocal of that time. Reciprocal of that time in which a radioactive substance is reduced to 1/e times of initial value. Decay constant उस टाइम के रेसिप्रोकल होता है जिस समय के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए. तो निकालिए बाय यूजिंग इक्वेशन n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n0/e. तो n की जगह पर n0/e लिख दो. तो n0/e इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. इस n0 से n0 कैंसिल हो गया. क्लियर है ये बात? जरा गौर से देखो, इस n0 से n0 कैंसिल तो 1/e इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. इस e को नीचे वाले e को ऊपर ले जाओ तो एक्सपोनेंशियल की पावर -1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. क्लियर? एक्सपोनेंशियल की पावर -1 और इधर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. ये पावर कंपेयर कर दो तो लैम्डा टी इक्वल टू 1. लैम्डा टी इक्वल टू 1. इट मींस लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम in which an radioactive substance reduced to 1/e times of initial value. इसका मतलब डिके कांस्टेंट किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल होता है जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स रह जाए. क्लियर हो गई बात? सो इट्स यूनिट इज पर सेकंड. इसीलिए इसकी यूनिट क्या लिखी थी आपने, 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स. मेरे ख्याल से ये यूनिट फ्रीक्वेंसी की होती है. क्लियर है ये बात? एवरेज लाइफ और मीन लाइफ पीरियड. एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा. एवरेज लाइफ or mean life period is that particular time in which a radioactive substance is reduced to 1/e times of initial value. जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए, उस टाइम को एवरेज टाइम या फिर मीन लाइफ टाइम बोलती है बच्चों. क्या? सो फ्रॉम इक्वेशन n इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है ना? जितने टाइम में कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए, इट मींस n की जगह पर क्या लिख दो, 1/e टाइम्स. तो n की जगह पर n0/e इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. n0 से n0 कैंसिल. इस एक्सपोनेंशियल को ऊपर ले लो, एक्सपोनेंशियल की पावर -1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी. इसकी पावर को कंपेयर कर दो तो लैम्डा टी इक्वल टू 1. लैम्डा टी इक्वल टू 1, सो टी इक्वल टू 1/लैम्डा. दिस टाइम इज इक्वल टू 1/लैम्डा. सो एवरेज लाइफ टाइम और मीन लाइफ टाइम इज दैट पर्टिकुलर टाइम इन विच ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल अमाउंट. क्लियर? और ये वाला टाइम आएगा कितना, t बराबर 1/लैम्डा की. सो एवरेज और मीन लाइफ पीरियड t को हम टॉ से डिनोट करते हैं इक्वल टू 1/लैम्डा.
एवरेज टाइम को, एवरेज लाइफ टाइम को या मीन लाइफ टाइम को हम टॉ से डिनोट करते हैं, और ये टाइम इक्वल टू टॉ इक्वल टू 1/λ, इस टॉ को बोलते हैं मीन लाइफ टाइम और एवरेज लाइफ टाइम। क्लियर है? और एवरेज लाइफ टाइम बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट और 1/λ, लैम्डा की यूनिट होती है पर सेकंड, तो सेकंड को ऊपर ले जाओ, तो एवरेज लाइफ टाइम की यूनिट टाइम तो टाइम है, उसकी यूनिट सेकंड होगी। इफ t इक्वल टू 1/λ, अगर टाइम 1 एवरेज लाइफ टाइम के बराबर है तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे बच्चों? लेफ्ट न्यूक्लियाई कितने होंगे बच्चों? इन 1 एवरेज लाइफ टाइम, इफ इन 1 एवरेज लाइफ टाइम, इफ t इक्वल टू 1/λ, और 1/λ किसके बराबर है? एवरेज लाइफ टाइम के बराबर है। नहीं, बोलो मेरे बच्चे, इसको फिर लिख रहा हूं, t बराबर 1/λ इक्वल टू एवरेज लाइफ टाइम। क्या बेटा? देन रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे? n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और t की जगह पर 1/λ लिख दो, तो इस लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा? लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो यहां पर बचेगा n0 एक्सपोनेंशियल की पावर -1, और एक्सपोनेंशियल की पावर -1 बचेगा, तो एक्सपोनेंशियल को नीचे ले लो, तो n0/e। यहां तक क्लियर है? सो रिमेनिंग न्यूक्लियाई n बराबर n0/e, और e एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 होती है शायद। कितनी वैल्यू होती है? 2.7 होती है। 2.7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो n0 को, और n0 मीन्स 1 को डिवाइड करो 2.7 से, 1 को 2.7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.37 n0। इसका मतलब रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन 1 एवरेज लाइफ टाइम, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे? 37%, और डिकेड न्यूक्लियाई 63%। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना। एक एवरेज लाइफ टाइम में जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं कितने होंगे? रिमेनिंग न्यूक्लियाई 0.37 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, इट मींस 37% एलिमेंट रिमेन, और डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे? 100 में से इसे कम कर दो तो डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे? 63%। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड is that particular time in which a radioactive substance become half of initial value. So after 1/2 life period t is equal to remaining nuclei होगा n बराबर n0/2. So by using इक्वेशन n इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी, तो एक हाफ लाइफ पीरियड में रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे? n0/2। तो इस n की जगह पर तो n0/2 लिख दो, n0/2 इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। क्लियर? इस n0 से n0 कैंसिल। यहां तक क्लियर है? 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, एक्सपोनेंशियल की पावर, जरा चेक करो इसको, 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां तक क्लियर है? तो एक काम कर लो, इसके बाद ये वैल्यू क्या आएगी? देखो 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, ये पावर माइनस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा इंटू टी। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 2। ये तो बात क्लियर है, ये वाली? यहां तक बात क्लियर है? इसका लॉग लो बोथ साइड, ठीक है ना? लॉग लो इसका, तो लैम्डा टी इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर भाई? इस n0 से तो n0 कैंसिल हो गया, इस n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो इस स्टेप के बाद n0 से n0 कैंसिल हो गया। इसके बाद स्टेप यही आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2। ये बात तो ठीक है कि नहीं? ठीक है? यहां तक क्लियर है? 100%। चलिएगा, इसका लॉग ले लो, तो लैम्डा इंटू टी, मेरे ख्याल से ये बेस ई बनेगा लॉग का, ठीक है ना? सो लैम्डा टी इक्वल टू नेचुरल लॉग 2, इसको पढ़ा जाता है नेचुरल लॉग, और ये बेस ई है 2। क्लियर है? तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया?
लैम्डा क्या चीज है? डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशन की बात कर रहे हो आप, रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। तो मेरे ख्याल से ये डिके कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ पीरियड। तो डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है कितनी? इसकी वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन टी हाफ। ये मेरे ख्याल से ये रिलेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डिके कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड। यहां तक बात क्लियर है? तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? देखो लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को यहां ले लो, लैम्डा को यहां ले लो, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। और 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर था? एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज टाइम था ना। 1 अपॉन लैम्डा एवरेज लाइफ और मीन लाइफ बोलते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर मीन लाइफ लिख दिया है। तो टी हाफ बराबर 0.693 मीन लाइफ, ठीक है ना? बोलो तो मीन लाइफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 को इसके नीचे ले आओ, तो एवरेज लाइफ हो गई टी अपॉन 0.693। 1 को 0.693 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आएगी 1.44 टी। तो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। सो एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ पीरियड। एवरेज लाइफ पीरियड जो होता है वो हाफ लाइफ पीरियड से ज्यादा होगा। क्लियर? यहां तक तो बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक बात क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुने। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरल। एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी की मेरे बच्चे बैक्यूरल होती है। आप नोट करिए इस पॉइंट को और अंडरलाइन करो, बड़ा काम की पॉइंट लिखा है। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एसआई यूनिट मेरे बच्चे नोट कर लो, आप इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये नोट, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। काफी क्वेश्चंस आएंगे आपके इस यूनिट्स पर। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरल, और 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 सेकंड में डिकेड न्यूक्लियाई कितना है? 1, तो उसको 1 बैक्यूरल बोलते हैं। पर सेकंड नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेशन, एक न्यूक्लियाई पर सेकंड ब्रेक हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसको एक बैक्यूरल बोलते हैं। वी जनरली यूज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी एंड रदरफोर्ड। क्यूरी और मत लिखो बच्चों, क्यूरी और मत लिखो इसे, एंड लिखो इसे। जनरल यूनिट हम एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी की जनरल यूनिट क्यूरी लिखते हैं, एंड रदरफोर्ड लिखते हैं। और 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या पार्टिकल पर सेकंड, एक ही बात है। इसको आप स्पेशली मैं कह रहा हूं, एसआई सिस्टम में रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैक्यूरल होती है, और 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। जनरल यूनिट, जनरली हम एक्टिविटी की यूनिट बैक्यूरल यूज नहीं करते, एसआई यूनिट तो वैसे बैक्यूरल है, और 1 बैक्यूरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। लेकिन जनरली एक्टिविटी की यूनिट हम क्यूरी एंड रदरफोर्ड यूज करते हैं। अगर हम क्यूरी यूज करते हैं तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है ना। और 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिखो या पार्टिकल पर सेकंड लिखो, ये पॉइंट नोट कर लिए जाए। 1 क्यूरी बराबर होता है, 1 क्यूरी की वैल्यू याद रखना 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में हो तो उसे 1 क्यूरी कहा जाता है, और 10⁶ डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड के अंदर हो तो उसे 1 रदरफोर्ड कहा जाता है। क्लियर? द रेडियो एक्टिविटी इज ए स्टैटिकल और रैंडम फिनोमेना। नथिंग कैन बी सेड अबाउट 1 पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ए सिंगल रिमेनिंग न्यूक्लियाई विल डिके
इन इनडेफिनिट टाइम। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखिए बच्चों डायरेक्ट। द रेडियो एक्टिविटी इज स्टैटिकल एंड रैंडम फिनोमिनन, नथिंग कैन बी सेड अबाउट वन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। जैसे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आपके 10 न्यूक्लियाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इन पर नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम ये कहें कि एक हाफ लाइफ पीरियड में इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई t बराबर 0 पर कितने थे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n0 की वैल्यू कितनी है 10 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 10 है। तो t बराबर हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने होंगे, n बराबर n0/2। n0/2 का मतलब 5 बचेंगे, तो 5 ब्रेक हो गए ना। तो अब हम ये नहीं बता सकते इसमें से कि इनमें से कौन से 5 ब्रेक हुए। भाई पहले नंबर वाला डिसइंटीग्रेट हो गया है, सेकंड वाला हो गया थर्ड, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन से 5 हमारे पास बचे हुए हैं, कौन से 5 डिसइंटीग्रेट हो गए। इसका मतलब इन न्यूक्लियाई में से किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि वो न्यूक्लियाई कब दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, उसके डिसइंटीग्रेट होने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता। यही बात मैंने लिखी है, द रेडियो एक्टिविटी इज स्टैटिकल और रैंडम फिनोमेना। रैंडम फिनोमेना का मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि इनमें से कौन सा पार्टिकल कब डिसइंटीग्रेट होगा। इसीलिए एक बात लिखी है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट वन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में इनमें से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वो कब डिके होगा। So a single remaining nuclei will decay in indefinite time। मतलब किसी एक न्यूक्लियाई के डिके होने का टाइम कोई निश्चित नहीं होता। ये बात तो ठीक है कि एक हाफ लाइफ बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई पहले से कितने हो जाएंगे, हाफ। इनिशियली मान लो 10 न्यूक्लियाई है, एक हाफ लाइफ बाद कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 डिसइंटीग्रेट हो गए। अब ये नहीं हम इनमें से बता सकते क्योंकि रैंडम फिनोमेना है, कोई भी न्यूक्लियाई किसी भी समय पर डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एक न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने की कोई निश्चित टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टैटिकल नेचर में होता है, रैंडम फिनोमेना है। ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चे, बात नोट कर लिया होगा। यहां से आगे बच्चों इस लेक्चर को पहले तो आप 1-2 बार रिवाइज करो, ठीक है ना, 1-2 बार सुने और रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार देखें और रिवाइज करें।